वेलकम बैक। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे आज जो है हमारा मैथ्स पेडागोजी का एक सीरीज शुरू हो रहा है और आज ये पहला क्लास है। तो मैथ्स पेडागोजी जो है, जो आपको सीटेट में 15 नंबर का पूछा जाता है, उसका ये पहला वीडियो है। एक सीरीज चलाएंगे जो मिनिमम 10 वीडियो का 10 क्लास होगा हमारा। तो आज का ये पहला क्लास है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की। उनको क्या पढ़ाना है? पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है वो उसको पढ़ाना है। उसके लिए पहले वो क्या करें, एक सीट दे दे रहा है जिस पर 4 समकोण त्रिभुज खींचे गए थे। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज और h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर जो b स्क्वायर। तो उसमें कितने 4 टोटल त्रिभुज थे, समकोण त्रिभुज। और बच्चे को एक त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपयुक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया। देखिए अब करना क्या है कि हम क्या किए, क्लास में गए, 4 तरह का इस तरह का ये बनाना है राइट एंगल, 4 राइट एंगल है दे दिया। अब उसमें हम ये बताने बोले कि बताओ कि एच बी और पी में क्या संबंध है। तो हम पहले क्या किए, एग्जाम्पल दे दिए। अब उनको हम संबंध खोजने के लिए बता रहे हैं। बताइए इन जो त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध है, कोण में क्या संबंध है। तो उसके बाद क्या करेंगे, तब हम उनको जनरल रूल बताएंगे। तो ये कौन सा विधि है, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आगमन विधि। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल के लिए आप इसको देख सकते हैं। एक राइट एंगल बना हुआ है और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है, जहाँ सी एक हाइपोटेनस है, ए उसका शीर्षलम है और बी बेस है। तो प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। प्राइमरी लेवल पर हमको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ाना है। तो इसमें से कौन सा एक वांछनीय अभ्यास हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बुनियादी आकारों की मान्यता तक सीमित होना चाहिए। नहीं, सीमित नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव है। शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर उदाहरणों को दिखाते हुए शुरू करना चाहिए। परिभाषाओं पर हमको कभी भी जोर नहीं देना है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। और ऑप्शन 3 है, बच्चों को अंतरिक्ष की सहज समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही, बच्चों को क्या करना चाहिए, हमको अंतरिक्ष समझ के लिए जो होता है, यह अंतरिक्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ इसका इंग्लिश में है, चिल्ड्रेन should be given ample opportunities to develop an intuitive understanding of space। तो हमको क्या करना है, 3D स्पेस के बारे में बच्चों को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। 3 इज़ द राइट आंसर। और चौथा में है, व्यापक ज्यामितीय शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होता है, सिर्फ यही उद्देश्य नहीं होता है। ये ज्यामिति के कुछ शेप हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय तर्क का सूचक है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन एक तर्क हो सकता है, लॉजिक हो सकता है बच्चों में। तो गणितीय अवधारणाओं की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता नहीं, हम बच्चे को कभी भी परिभाषा को याद करने के लिए बल नहीं देते हैं। गणितीय प्रक्रिया को औचित्य प्रदान करने की क्षमता, हाँ ये हो सकता है कि बच्चों में जो है एबिलिटी होना चाहिए, जस्टिफिकेशन के लिए एक एबिलिटी होना चाहिए, तो इसको हम सही मानेंगे। लेकिन आगे देखना है, कुशलता से गणना करने की क्षमता, ये लॉजिक नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से ये कुशलता के साथ गणना कर लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये वो तर्क के साथ करता हो। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को देखिए याद करना तो नेगेटिव है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला गणित। जो अशिक्षित दुकानदार होता है, इलिटरेट, तो उनके द्वारा उपयोग, देखिए आपके अगल बगल में बहुत सारे दुकानदार होंगे, ज़रूरी नहीं कि सबके पास डिग्री होगी, सब स्कूल गए हैं, लेकिन वो जो गणित का इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है उनका गणित। आप उनके पास कुछ सामान लीजिए, आपसे गलती हो सकती है गणना करने में, लेकिन वो आपसे तेज़ी में कर देंगे। तो उन्हीं के बारे में 4 कथन है, कौन सा इसमें सही है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि उनको माइनस और प्लस का ही काम आता हो, बाकी का कम नहीं आता हो।
देखिए, में अस्पष्टता, अस्पष्टता और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। उसमें अस्पष्टता होती है और शुद्धता भी होती है। बोले ना, आप 20 किलो के 20 रुपये के हिसाब से 5 किलो सेब लेंगे या 4 साढ़े 4 किलो सेब लेंगे, आपको जोड़ने में, गणना करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो तुरंत बता देंगे, तो उसमें शुद्धता होती है। कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में चर्चा की जानी चाहिए। यस, क्या करना चाहिए कि हम कक्षा में ऐसी रणनीतियों को, ऐसा एक समस्या बनाकर बच्चों को ही ऐसी एक्टिविटी कराएंगे, किसी को दुकानदार बना देंगे, किसी को ग्राहक बना देंगे, तो ऐसी एक्टिविटी करना चाहिए हमें। बिल्कुल सही है। गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, नहीं, बिल्कुल उपयोगी है। तो कौन? सी होगा आंसर, आंसर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? वहाँ हर तरह के बच्चे हैं, तो एक शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समूहित करके, तो विषम समूह के बच्चे हैं तो हमें कैसे संभालना चाहिए? सभी बच्चा को एक ही समूह कक्षा में। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन, अभी हम इसको सही मान रहे हैं, लेकिन इससे बेटर कोई होगा तो उसको चुनेंगे। विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ सामूहिक तरीके से करके, ताकि एक दूसरे से सीख सकें। ये उससे बेटर है कि क्या करेंगे कि विभिन्न क्षमता वाले जो बच्चे हैं, मान लीजिए किसी की IQ कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई बच्चा ज़्यादा तेज है, थोड़ा संबंध है, उनको एक साथ बैठाएंगे और तब उनसे क्या करेंगे, कोई कार्य करेंगे, एक्टिविटी करवाएंगे। तो बी ए के मुकाबले ज़्यादा सही है। ऑप्शन सी में है कि कक्षा में कम क्षमता वाले बच्चों को अनुसार प्रश्न करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को गृह कार्य के रूप में जटिल प्रश्न देकर। ये हमारा कभी उद्देश्य नहीं होता है कि जो बच्चे कम तेज हैं उनके लिए नॉर्मल क्वेश्चन बनाए और जो तेज हैं उनको हम हार्ड गृह कार्य दे दें, तो ये गलत है। एक ही क्षमता के बच्चों को, एक क्षमता के बच्चों को एक साथ नहीं बैठाना है। तो यहाँ ए और बी में बी जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ए के मुकाबले। गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। ऑप्शन ए, विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षण में बच्चों के लिए उपलब्धि बनाने के लिए। देखिए, ये है कि जो गणित जो बच्चे सीखते हैं उसका आउटकम क्या है, वो क्यों हम गणित को सिखाते हैं, इसका क्या परिणाम है डेली लाइफ में। तो विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में उपलब्धि बनाने के लिए, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशल को परिभाषित करने के लिए। जी, ये भी सही है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं कुछ मैथ में, तो उसका कोई आउटकम होना चाहिए ना, बच्चे क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, पता तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या बच्चा उसका कोई आउटकम नहीं दे रहा है। तो बी ए के मुकाबले ज़्यादा सही है। सी में है बच्चों को साल के अंत की परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए। ये हमारा कतई लक्ष्य नहीं होता है। ऐसे कि बच्चों की गणना के लिए छोटे कदम बताए जा सकते हैं, ये भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है, मतलब कौन सा एक एक्टिविटी है कक्षा में? राइम के रूप में गिनती करते हुए बच्चे गिनती कर रहे हैं, तो इसमें एक्टिविटी हम नहीं मानेंगे। ब्लैक बोर्ड से नकल करते हुए भी बच्चा को एक्टिविटी नहीं कर रहा है। देखिए, सी में है खोज में लगे बच्चे, बिल्कुल सही। जो बच्चे क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, नया करने की कोशिश में बिजी हैं, एंगेज हैं, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी में लगे हुए हैं। सी बिल्कुल सही है। और डी में है शिक्षक समझाते हैं कि कैसे करना है। इसमें बच्चा कहीं भी एक्टिव नहीं, या बच्चा जो एक्टिवली कुछ कर नहीं रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। एक बच्चे से पूछने पर क्षेत्र क्या है, यानी क्षेत्रफल के बारे में उसको पूछा गया है। यहाँ देखिए इंग्लिश में दिया हुआ एरिया, तो क्षेत्रफल के बारे में उससे पूछा गया है। उसने लंबाई चौड़ाई का जवाब दिया। उसने क्या कहा कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, या लंबाई और चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिला के होता है क्षेत्रफल। उसने जवाब दिया। क्षेत्र की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो कह रहा है कि बच्चे जो है लंबाई और चौड़ाई को क्षेत्रफल बताया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है, बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में कर लिया था। बिल्कुल सही है। बच्चा को जैसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने क्या किया, लंबाई चौड़ाई बता दिया। तो वो हर चीज़ को आयत समझ रहा है, क्योंकि उनको क्षेत्रफल का नॉलेज है, वो आयत समझ रहा है सब चीज़ को। उन्हें ये नहीं पता कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल अलग होता है
और भी बाकी जो शेप्स हैं उनका क्षेत्रफल अलग टाइप से निकाला जाता है। बच्चे ये कहने में सही है उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं, बच्चा ये पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कहा है। तो अभी वो जो हम बच्चे को क्षेत्रफल के बारे में बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल। बच्चा क्षेत्र और परिधि की अवधारणा के बीच भ्रमित नहीं, भ्रमित भी नहीं है। कहा तो उसने सही है कि लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन वो सब चीज़ को जो है आयत समझ रहा है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सही कहा है। जहाँ जहाँ क्षेत्र है उसको आप क्षेत्रफल समझिए, क्योंकि इंग्लिश में एरिया सही है लेकिन हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आपका जो सेट में आपका एग्जाम में इस तरह का रहने वाला है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो गणित के बारे में कौन सा कथन सही है? आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ये मिथक है, इसको जेंडर बाइस बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई गणित सीखता है, ये सही है। कोई भी गणित सीख सकता है उसको अगर सही माहौल मिल जाए, सही पर्यावरण में मिल जाए। तो गणित केवल कठोर, देखिए केवल तो नेगेटिव वर्ड है और आगे लिखा हुआ है कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो गणित सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ऐसा भी नहीं है कि गणित कठिन है। तो क्या है, गणित हर कोई सीख सकता है। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा मानचित्र के बारे में सही नहीं है? जो होता है कॉन्सेप्ट मैप, एक होता है कॉन्सेप्ट मैप, एक होता है माइंड मैप। तो यहाँ बोला है कॉन्सेप्ट मैप के बारे में कौन कथन सही नहीं है, आपको नहीं चुनना है। संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। देखिए ही एक नेगेटिव वर्ड है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैप होता है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक टीचर बनाए, एक बच्चा भी बना सकता है। तो यही सही है, क्योंकि गलत पूछा है तो जो गलत है वही सही है। तो चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। अवधारणा मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब कॉन्सेप्ट मैप जो होता है, कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश से जोड़ने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। संकल्पना मानचित्र परस्पर जुड़ी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन एक सही होगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ आपको गलत पूछ रहा है। तो आज का हमारा जो 10 सवालों का पहला क्लास था ये समाप्त हुआ। मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ, इसका सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको 2011 से 2022 तक सभी प्रीवियस ईयर को हल कराया जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।